नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 अप्रैल 2024 वो दिन है जब ताइवान में 25 वर्षों बाद एक विनाशकारी भूकंप आया है। इस भूकंप की घटना से न सिर्फ ताइवान के लोग डरे और सहमे हैं, बल्कि इसकी भयावहता जापान और फिलीपींस तक भी दिखाई दे रही है। जापान और फिलीपींस में यह भविष्यवाणी की गई है कि वहां सुनामी आने का अलर्ट है, सुनामी आने का खतरा आसन्न है। इस लिहाज से आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में भूकंप और सुनामी इन दोनों के विषय में सामान्य जानकारी के साथ यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जापान और उसके आसपास के उस क्षेत्र में क्या ऐसी खास बात है कि वहां पर भूकंप, ज्वालामुखी और इस प्रकार की सुनामी की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत ताइवान में भूकंप, जापान में सुनामी अलर्ट इस शीर्षक के साथ। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत इस चर्चा को हम समझेंगे। खबर की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको समझने के साथ भूकंप और सुनामी के विषय में कुछ सामान्य तथ्य हम देखेंगे। फिर जापानी क्षेत्र में क्यों होता है खतरा, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। भारत में भूकंप के संवेदी क्षेत्रों को भी देखेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब देंगे। आपको बता दें, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लें ताकि हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ सकें। बात खबर की करेंगे। खबर है डाउन टू अर्थ की। खबर 7.4 मैग्नीट्यूड क्वेक इन ताइवान। ताइवान में जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता है 7.4 मैग्नीट्यूड की तीव्रता है और जापान इशूड सुनामी वार्निंग। जापान के उस क्षेत्र में जहां पर सुनामी की वार्निंग जारी की गई है, बेसिकली जो ओकिनावा और अदर ryukyu आइसलैंड। तो ryukyu आइसलैंड की पहले हम बात कर लें। ryukyu आइसलैंड बेसिकली जापान के दक्षिण में वो आइसलैंड है, वो द्वीप समूह है जिसमें 55 द्वीप हैं और इसी में जापान का दक्षिणी प्रांत जिसकी बात की जा रही है ओकिनावा, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहां पर सुनामी की खतरे को भांपा गया है कि यहां पर सुनामी आ सकती है, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। तो समझते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों है। 3 अप्रैल 2024 वो दिन है जब अर्ली मॉर्निंग सुबह यहां पर ताइवान में सबसे पहले भूकंप की घटना होती है जिसकी रिक्टर पैमाने पर जब इसकी तीव्रता मापी जाती है तो 7.4 इसकी तीव्रता होती है, जो कि काफी खतरनाक स्थिति है। 25 वर्षों बाद यहां पर आया यह सबसे भयानक भूकंप है। रिक्टर पैमाने की जहां तक बात है तो उसमें 0 से लेकर 10 तक पैमाने बने होते हैं, उस लिहाज से 7.4 तीव्रता काफी तीव्र है। पूर्वी तट पर एक हुलियन शहर है। हुलियन शहर के दक्षिण पश्चिम में इसका केंद्र था, वहां से यह भूकंप उठता है और राजधानी जो ताइपे है, ताइवान की राजधानी, वो भी इससे प्रभावित होती है। आप देख सकते हैं मैप में ताइवान की राजधानी ताइपे है, यहां पर बीच में वो हुलियन शहर है, यहां पर भूकंप का केंद्र है। ताइपे भी इससे प्रभावित होता है और इसके इधर जापान में भी इस भूकंप की भयावहता का परिणाम यह है कि यहां भी आप देखेंगे कि सुनामी आने की भविष्यवाणी कर दी जाती है। जापान के ryukyu द्वीप श्रृंखला, क्यूशु द्वीप, आप जानते हैं कि जापान में 4 द्वीप हैं। कौन कौन से बड़े जो द्वीप हैं उसकी अगर बात करें तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो क्यूशु जो द्वीप जो है, जो उसके दक्षिणी हिस्से में है, वहां पर भी इसकी भयावहता का जो है ये आसन्न एक तरह से खतरा दिखाई दे रहा है, वहां भी भविष्यवाणी की गई है। साथ ही फिलीपींस और जापान ये दोनों ऐसे देश हैं जिनको इसके लिए अलर्ट किया गया है। 1999 के बाद 1999 में इस प्रकार का एक भूकंप आया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा और खतरनाक भूकंप माना जा रहा है ताइवान में। इस लिहाज से ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा का विषय है। तो ये तो घटना है जिसकी वजह से चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम समझते हैं भूकंप और सुनामी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और फिर देखते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में ही ये घटना क्यों होती है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि भूकंप की। तो भूकंप क्या होता है? तो सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो भूकंप पृथ्वी का कंपन है। अगर पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, वो विभिन्न कारणों से हो सकता है, वो मानव जनित भी कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो इस कंपन को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा निकलने को हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं कि भूकंपीय तरंगे निकल रही हैं इस भूकंप की घटना के माध्यम से। होता क्या है कि जो पृथ्वी की सतह पर जब ये तरंगे आएंगी तो उसमें गति दिखाई देगी और भूकंप के रूप में ये जानी जाएंगी। सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको हम मापते हैं, इसको जानते हैं। और भूकंप का जो केंद्र होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो इसको हाइपोसेंटर कहते हैं। और जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी, केंद्र से भूकंपीय तरंगे चली और सबसे पहले जहां पर पहुंचेंगे अर्थात धरातल पर जहां सबसे पहले पहुंचेंगी उसको हम अधिकेंद्र के रूप में जानते हैं, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप के प्रकार की अगर बात करें तो भूकंप कई प्रकार का हो सकता है।
इसमें अगर देखें फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप जो विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होता है, ज्वालामुखी भूकंप जो ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप होगा, मानव प्रेरित भूकंप अर्थात मानव के द्वारा अगर कोई घटना हुई, परमाणु विस्फोट कर दिया गया या किसी अन्य कारण से ऐसी छेड़छाड़ की गई कि पृथ्वी की प्लेटों में कुछ परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह से अगर कोई भूकंप आता है तो वो मानव जनित भूकंप की श्रेणी में आएगा। साथ ही इसके परिमाण मापन की अगर बात करें तो रिक्टर पैमाने पर इसको मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर जैसा कि आप जानते हैं 0 से लेकर 10 तक पैमाना बना होता है और इसमें जितनी तीव्रता होगी उस पैमाने को बताया जाएगा। जैसा कि अभी इस केस में आपने देखा कि 7.4 तीव्रता का यह भूकंप मापा गया है और भूकंप के द्वारा इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी माप इस रिक्टर पैमाने पर की जाती है। तो ये तो बात हुई भूकंप की। अब भूकंप को अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, पूरे विश्व के संदर्भ में देखें, तो इसके कुछ क्षेत्र हैं, कुछ पेटियां हैं जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। इसमें अगर इन क्षेत्रों को अगर आप देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये रेड कलर से आपको ये चीज जो दिखाई दे रही है, पहला क्षेत्र ये है जिसको हम जानते हैं परिप्रशांत भूकंपीय पेटी के रूप में, जिसको कि रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक भूकंप, ज्वालामुखी और इस तरह की आपदाएं इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दूसरी पेटी जो आपको दिखाई दे रही है, दूसरा क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, वो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, अल्पाइन हिमालयी बेल्ट जिसको कहते हैं, ये क्षेत्र, ये दूसरी पेटी है, दूसरा क्षेत्र है जहां पर भूकंप की घटनाएं दिखाई देती हैं। बेसिकली यहां पर यूरोप से इसकी शुरुआत हो रही है और इधर आप देख सकते हैं कि ये यूरोप से सुमात्रा तक जो हिमालय का क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर तक, इसके अलावा यहां पर भूमध्य सागर, इन सब को लिए हुए एक काफी विस्तृत क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, जिसको अल्पाइन हिमालयी बेल्ट भी कहा जाता है। दूसरा वो क्षेत्र है जहां पर भूकंपीय घटनाएं होती हैं। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र मैप में आपको ये दिखाई दे रहा है। तीसरा क्षेत्र यह है जिसको मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। ये जलमग्न क्षेत्र है अर्थात जल के अंदर का क्षेत्र है। बेसिकली ये रिज है। रिज क्या होता है? तो रिज जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग विस्तृत होती हैं उसको रिज क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तीन विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंपीय घटनाएं दिखाई देती हैं। सर्वाधिक भूकंपीय घटनाएं रिंग ऑफ फायर में होती हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप कह सकते हैं तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में होती हैं और उसके बाद मध्य अटलांटिक कटक में भूकंपीय घटनाएं होती हैं। आगे अगर बात करें सुनामी की, भूकंप के बाद जिस सुनामी की आशंका जताई गई कि सुनामी आ सकती है, जैसा कि 2011 में सुनामी आई थी जिसको द ग्रेट ईस्ट जापान, वहां पर भूकंप आया था, उसके परिणाम स्वरूप सुनामी आई थी। तो इस प्रकार सुनामी की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसको पहले समझ लें। तो सुनामी बेसिकली जापानी शब्द ही है, जापान के ही द्वारा इसको इजाद किया गया। तो सु अर्थात बंदरगाह, इसका अर्थ होता है बंदरगाह, और नामी अर्थात होता है विनाशकारी लहरें। इन दो शब्दों से मिलकर यह बना है। और समुद्री नितल पर, नितल का मतलब समुद्री के निचले तल पर जब विवर्तनिक घटना होगी, किसी भी प्रकार की विवर्तनिक हलचल होगी, तो उसके परिणाम स्वरूप तीव्र भूकंप आएगा। और भूकंप आने के बाद अर्थात समुद्र के अंदर के विवर्तनिक घटनाओं या हलचलों के परिणाम स्वरूप जब भूकंप आएगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो भारी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी, उन लहरों को ही, समुद्री लहरों को ही हम सुनामी के रूप में जानते हैं। जब ये धरातल के ऊपर आती हैं तो काफी विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। अगर बात करें इसके गति की, तो जब यहां से ये उत्पन्न होगा, जो इसका उत्पन्न होने का केंद्र होगा, वहां पर इसकी गति बहुत ज्यादा होगी लेकिन ऊंचाई कम होगी। 3 से 5 फीट इसकी ऊंचाई होगी। लेकिन जब तटीय क्षेत्र की ओर ये बढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और इसकी गति कम होती जाती है। और तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते बढ़ते इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये बहुत विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। 2011 की अगर बात करें तो सुनामी में जो लहरें थी वो 15 मीटर तक के ऊंचाई की लहरें थी। 1 मीटर की ऊंचाई की लहर भी विनाशकारी और जानलेवा हो सकती है। तो 15 मीटर की ऊंचाई आप समझ सकते हैं कि उसकी विनाश लीला क्या रही होगी। बात करें तो 80 से 100 फीट तक की ये लहरें हो सकती हैं, सुनामी की लहरें, जो कि विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। सुनामी के कारण क्या होते हैं? तो सुनामी के कारण की अगर बात करेंगे तो भूकंप के कारण भी सुनामी उत्पन्न हो सकता है। वो भूकंप समुद्र के अंदर हो सकता है। भूस्खलन हो गया फिर भी सुनामी आ सकती है। समुद्र के नीचे अगर कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो भी सुनामी का कारण बन सकता है। उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह अगर ये किसी समुद्री स्थान में गिरते हैं तो वो भी सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। या अन्य जगहों पर गिरने के कारण अगर भूकंपीय स्थिति उत्पन्न होती है तो भी सुनामी की स्थिति बन सकती है। मानव जनित कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर परमाणु विस्फोट किया जाए, काफी बड़े स्तर का अनियंत्रित परमाणु विस्फोट हो, तो उसके कारण भी सुनामी आ सकती है। साथ ही सूर्य चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी सुनामी के लिए जिम्मेदार होता है। तो सुनामी के ये कुछ बेसिक कारण हैं, इसकी वजह से सुनामी की घटना हो सकती है।
अब सवाल उठता है कि वो जापानी क्षेत्र अर्थात जापान जहां स्थित है, उसकी अवस्थिति जहां है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की घटनाएं क्यों ज्यादा होती हैं, वहां पर ही सुनामी, ज्वालामुखी या भूकंप जैसे आसन्न खतरों की भविष्यवाणी हमेशा क्यों होती है, या उसका दंश इन क्षेत्रों को क्यों झेलना पड़ता है। दरअसल इसकी भौगोलिक जो भेद्यता है वो इसके लिए जिम्मेदार है, अर्थात भौगोलिक रूप से यह जहां स्थित है वो इन घटनाओं के लिए भेद्य है। ये घटनाएं उसके लिए बहुत आसानी से इन जगहों को भेद्य कर सकती हैं। विशेष रूप से जो प्लेट टेक्टोनिक्स है अर्थात जो प्लेट विवर्तनिकी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे? तो देखें, अगर हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे, प्लेटों को अगर आप समझें तो पूरे अगर पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी जैसा कि आप जानते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में विभाजित है। तो जो क्रस्ट होता है और जो ऊपरी मेंटल होता है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिला के जो उसका स्थलीय भाग है उसका निर्माण होता है। और स्थलीय भाग कई टुकड़ों में बटा होता है, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है। इन टुकड़ों को ही प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों में ही इस स्थलीय भाग का विभाजन है। और ये प्लेटों में कुछ बड़ी प्लेटें होती हैं, बड़ी प्लेटों को ही मेगा प्लेटें कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गई, अंटार्कटिक प्लेट हो गई, वैसे ही आप कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। इन प्लेटों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। तो ये जितनी भी मेगा प्लेटें हैं उनमें से 4 ऐसी प्लेटें हैं जो इस क्षेत्र में स्थित हैं जहां पर जापान और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। विशेष रूप से अगर जापान की बात करें तो यहां पर 4 प्लेटें इसको प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी? तो आप देख सकते हैं फिलिपाइन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, एशिया प्लेट और इधर एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तो ये 4 प्लेटों की स्थिति इसके आसपास ही है। इस कारण भी जापान और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभिसरण की घटनाएं होती हैं, सबडक्शन की घटना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक अशांत क्षेत्र के रूप में यह क्षेत्र जाना जाता है। अर्थात ये प्लेटें, इन प्लेटों में जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के अंदर प्रवेश करेगी, जिसके कारण सबडक्शन होगा, अभिसरण होगा और यहां पर कुछ हलचल दिखाई देगी, जिसके कारण यह पूरा का पूरा क्षेत्र ही अशांत बन जाता है। तो यहां पर इन प्लेटों के परस्पर क्रिया करने के परिणाम स्वरूप ये गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इस कारण यह क्षेत्र अशांत है। यहां देखिए सबडक्शन जोन कैसे बनता है। तो सबडक्शन जोन में क्या होता है, जो भी भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे प्रवेश करेगी और टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो शिफ्ट होती हैं और शिफ्टिंग की इस घटना में हलचल होगी, एक दूसरे के नीचे ये धकेल दी जाएंगी। यहां पर इस घटना में आप देखें प्रशांत और फिलिपीन सागर प्लेटें जो हैं, पैसिफिक प्लेट और फिलिपीन सागर प्लेट, ये दोनों यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे अभिसरित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहां पर क्या होता है, जब दोनों प्लेटें उसके नीचे अभिसरित होंगी तो यहां पर सबडक्टिंग करेंगी, जिसमें से शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी की घटना यहां पर होगी। इसीलिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र की स्थिति अशांत बनी हुई है। इस कारण यहां पर यह घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसको भूकंप, ज्वालामुखी और इस तरह की आपदाओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कि सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें ये ढेर सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जापान जैसे देश की अगर बात करें तो ये तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर ही इसकी स्थिति है। आप देखेंगे कि जापान की जो इसके क्षेत्रफल को अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व के लगभग 0.25% 0.25% ही क्षेत्रफल जापान के पास है। लेकिन यहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो 18.5% से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी की देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में इतने कम क्षेत्रफल को धारण करने के बावजूद इतनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलने वाला जापान इसलिए भी इस संवेदनशील क्षेत्र में आता है, इसलिए भी यहां पर ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर पर ही उसकी स्थिति है। इस पूरे रिंग ऑफ फायर को अगर आप देखेंगे तो 75% ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आते हैं और 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। तो जितने भी ये देश हैं, चाहे बोलीविया, चिली, इक्वेडोर, पेरू, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। इसलिए भी जापान में बार बार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। अब बात करें, जैसा कि आप जानते हैं इन प्लेटों की जो हम बात कर रहे थे, तो आज से लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड हुआ करता था और गोंडवाना लैंड में लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के परिणाम स्वरूप भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब, मेडागास्कर ये सारे अलग अलग हुए, अलग बने। इसी तरह से ये प्लेटें भी अलग अलग हैं और उन प्लेटों का विस्तार आपको बताया गया, जिसमें से 4 प्लेटों की अवस्थिति इस जापान और उसके आसपास के एरिया में है, जहां पर अभिसरण की क्रिया होती है। इसलिए यह अशांत वातावरण उत्पन्न होता है।
आपको याद होगा कि यह भूकंप और सुनामी इससे पहले जब 2011 में इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसको द ग्रेट ईस्ट जापान के नाम से उस अर्थक्वेक को जाना जाता है, जो जापान में आया था, उसकी तीव्रता 9 थी और वहां का एक न्यूक्लियर प्लांट जो था फुकुशिमा डाइची जिसका नाम था, वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इसके बहुत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए भी इस अलर्ट को हमको गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार के अलर्ट को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। उस समय इसका इतना विनाशकारी परिणाम हुआ था कि वहां पर उसके प्रभाव के रूप में ऐसा माना जाता है कि 2.4 मीटर जो है पूरे जापान की स्थिति नॉर्थ अमेरिका की तरफ उत्तर में वो खिसक गया था। तो ये इसका परिणाम देखने को मिला था। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसकी धुरी में भी झुकाव देखा गया था। पृथ्वी की जो धुरी है उसमें झुकाव देखने को मिला था उस घटना के बाद। और दिन की जो अवधि है उसमें लगभग 2 माइक्रोसेकंड जो है वो अवधि कम हो गई थी, छोटा हो गया था दिन। तो ये इसके कुछ परिणाम थे, उस घटना के विनाशकारी परिणामों को दर्शाते हैं ये सारे परिणाम। भारत में जो संवेदनशील क्षेत्र है, अगर इसकी बात करें, भारत में जो भूकंप जोन है इस समय, जो वर्तमान में भूकंप जोन है उनकी संख्या 4 है। वास्तव में पहले जो भारत में भूकंप जोन की संख्या थी वो 5 थी, लेकिन भारत जो मानक ब्यूरो है उसने क्या किया कि जो 1, 2, 3, 4, 5 श्रेणी थी तो 1 और 2 श्रेणी को एक में उसने मिला दिया। इस प्रकार इस समय जो जोन आपको दिखाई देंगे वो 4 ही जोन दिखाई देंगे। 4 क्षेत्रों में यह विभाजित है, जिसमें पहला समाप्त कर दिया गया, 2, 3, 4 और 5 में फिलहाल ये जोन विभाजित किए गए हैं। इन जितने भी भूकंप जोन भारत में आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें इनकी तीव्रता के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। जो जोन 2 है वो सबसे लो रिस्क जोन है। जोन 3 की अगर बात करें तो ये मॉडरेट रिस्क है। यहां पर जो येलो कलर से आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जोन 4 जो है वो हाई रिस्क जोन है, जो कि आपको सैफ्रॉन रंग में दिखाई दे रहा है। इसके बाद रेड कलर में आपको वेरी हाई रिस्क वाले एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये भूकंपीय जोन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भूकंपीय जोन 2 है, इसमें जो मर्केली पैमाना होता है उसमें तीव्रता 5 से अधिक होगी और 6 के बीच में होगी, उनको इस जोन में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही भूकंपीय जोन 3 के अंतर्गत तीव्रता अगर 7 होगी और मध्यम क्षति वाला अगर वो भूकंप होगा तो उसको इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। वैसे ही भूकंप जोन अगर 4 की बात करें तो यहां पर तीव्रता 7 के अनुरूप ही होगी, लेकिन अधिक क्षति अगर होगी तो इस श्रेणी में रखा जाएगा। और भूकंप जोन जो 5 होता है वहां 7 से अधिक तीव्रता का अगर भूकंप होगा तो इस श्रेणी में रखा जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होगा, जिसको कि रेड कलर से यहां दर्शाया गया है। तो ये भारत में भूकंप के वर्तमान में जोन है जिसको इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। आपको बता दें कि जब सुनामी की लहरें चलती हैं तो सुनामी की लहरों की जो गति होती है वो जेट विमान की गति के समतुल्य होती है। लगभग 650 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है। ऐसे में जापान में जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, अगर ऐसी भयावह सुनामी आती है तो भारी जानमाल का खतरा होने की आशंका होती है। इस लिहाज से इन आपदाओं के प्रति हम सब की भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब पृथ्वी को बचाने का काम करें, वृक्ष लगाएं, साथ ही इस प्रकार के काम करें कि पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। इस प्रकार की आपदाओं से हम भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपना अंशदान कर सके ताकि इस प्रकार के आपदाओं से बचा जा सके। अब अंत में आते हैं हम आज की परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच का प्रारंभ हो रहा है, जो कि इस ऑनलाइन कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। 29 अप्रैल से कक्षाएं इसकी शुरू होंगी और इससे संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी के लिए 9311406441 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। आपसे उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब आप जरूर देंगे। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।